नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। बुलेटिन की शुरुआत करें। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। प्रयास हम लोगों का है कि जल्द से जल्द ये सेटल डाउन कर जाए, क्योंकि डिलेट तो हो ही गया है। सब कुछ ठीक तो नहीं है उस गठबंधन में। गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। संयोजक ये लोग तय नहीं कर पाए हैं। कब से बैठकों का दौर चल रहा है, एक निशान तक, लोगों तक ये रिलीज नहीं कर पाए। ये लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं और नकली भी है। तो देखिए ना, इंडिया गठबंधन में बिहार पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक खत्म हो गई है और दिल्ली में कांग्रेस के गठबंधन कमेटी के चेयरमैन मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक हुई और आरजेडी के नेता इसमें शामिल हुए। और अब कांग्रेस की गठबंधन कमेटी पार्टी अध्यक्ष खड़गे को और आरजेडी के नेता को अपनी पार्टी की लीडरशिप के बारे में जानकारी देंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस बैठक में निकलने के बाद कहा कि काफी अच्छी बैठक रही। क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी पर बात ना करें, ये बात उन्होंने कही। तो आज से सीट शेयरिंग को लेकर के शुरुआत बिहार की 40 सीटों से हुई। सर क्या हुई बातचीत? सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट, सर क्या हुई बातचीत? सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। सर एक तो देखिए, जो बात सामने समझ में आ रही है वो सूत्रों के मुताबिक ये है कि बिहार में सीट शेयरिंग के जिस फॉर्मूले पर बात हुई है उसका खाका कुछ इस तरीके का है। कुल 40 सीटों वाला बिहार है और इसमें आरजेडी के लिए 16 सीटें, जेडीयू के लिए 16, कांग्रेस के लिए 6 और लेफ्ट के लिए 2 सीटों पर मन बना है। ये अंदर से जानकारी आ रही है और इसी पर चर्चा भी है। यानी ये अगर इक्वेशन रहा तो फिर बात बन सकती है गठबंधन की शुरुआत सीट शेयरिंग को बिहार के साथ। अगर इस पर सहमति बन गई तो स्मूथ बिगिनिंग कह सकते हैं, शुरुआत अच्छी कह सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा माथापच्ची, सिर फुटबॉल की कंडीशन नहीं रही, जहां 16-16 पे बात जेडीयू आरजेडी, कांग्रेस के लिए 6, लेफ्ट के लिए 2 सीटें। अब ये सीटों का बंटवारा क्या देख करके किया गया है? क्या गठबंधन धर्म को निभाने की कोशिश है या फिर ये देखा गया कि मजबूती से लड़ाने लायक इनके पास वाकई ये कैंडिडेट है? ये सोच करके ये सीटें बांटी गई हैं। अब ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले वक्त में सियासत पर नजर रखने वाले जो पंडित हैं वो समझेंगे और कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से ये बंटवारा हुआ है। आज सुबह से दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी मुकुल वासनिक के घर के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये वही से आई तस्वीरें हैं। जैसे देखिए, ये मुकुल वासनिक का घर है, उनके गार्डन एरिया की तस्वीरें आई हैं और यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसका एक हिस्सा तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की ओर से जिन लोगों को गठबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी वो मौजूद रहे। वर्चुअली पटना से लोग जुड़े, मनोज झा के भी जुड़ने की जो खबर है, ये जानकारी है कि आरजेडी जेडीयू के बीच में पहले से बातचीत हो रखी थी। वहां पर चीजें इतनी गूफ अप वाली कंडीशन में नहीं थी और अब वर्चुअली इसी वाली बैठक में जो आप ये देख रहे हैं एलईडी पे, इसी बैठक में वो भी वर्चुअली जुड़ गए और ये फॉर्मूला जो सूत्रों की जानकारी से 16-16-6-2 वाला आ रहा है वो यहीं से सामने आया। इस पर स्मूथ बातें हुई हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाला मसला क्यों आगे कहा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो भी आपको बताते चले। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आ गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सीटों की सेटलमेंट हो जाए, पहले ही काफी देर हो चुकी है, ये कहना है। तो देखिए, आज जब ये मीटिंग हुई तो अब इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सीटों पर सेटलमेंट हो जाए, कम से कम बिहार से ये बात कही जा रही है। क्या देर आए दुरुस्त वाली फीलिंग आ रही है, ये देखना होगा। नीतीश के करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा पहले ही देर हो चुकी है, अच्छा है कि सेटलमेंट हो जाए। सुन लीजिए। अखिलेश सिंह ने कहा है कि अगर 4 सीट पर कांग्रेस फाइट करती है तो इसका खामियाजा जेडीयू और पूरे ग्रैंड अलायंस को बिहार में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिछले बार 9 पे थे। ठीक है, वो भाई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो वो अपनी बात को तो रखेंगे ना। जब हम भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमारी भी इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें।
और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीते, अपने पैठ को हम बढ़ाएं, हम अपना जो दायरा है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट। प्रयास हम लोगों का है कि जल्द से जल्द ये सेटल डाउन कर जाए, क्योंकि डिलेड तो हो ही गया है। जब डिले हुआ है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को सबको एहसास करके इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना चाहिए। तो सुना आपने यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पटना से जो आवाज आई है, हालांकि आवाज आने की वजह दिल्ली से शुरू होती है और इसीलिए हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दिव्यांकर है और मुकुल वासनिक के घर से वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए बैठक जो थी वो आरजेडी के साथ, जो आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा इस बैठक में शामिल हुए थे। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई और जिसके बाद जो भी नेता यहां से बाहर निकल रहे हैं उनका यही कहना है कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये जो पूरी बैठक है वो हुई है। और इसके अलावा अगर सीटों की बात करें तो सीटों को लेकर लगातार मीडिया की ओर से सवाल किया जा रहा है, क्या सर कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ेगी या फिर और ज़्यादा हो सकती है। तो संख्या के बारे में कांग्रेस की ओर से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, सिर्फ यही कहा गया कि पॉजिटिव माहौल में ये जो पूरी बैठक है उसमें चर्चाएं हुई, अलग अलग सीटों को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा अगर आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी बैठक एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस के बीच हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीते रोज जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आई थी कि जेडीयू और आरजेडी बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 16 या 17 सीटों पर लड़ेंगी। बाकी 4 से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और 2 सीटें हो सकता है कि संभवतः जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके हिस्से में जाए। लेकिन जहां तक सीटों की बात है उसको लेकर लगातार जो सवाल पूछा गया तो उसके बारे में कोई भी जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे या ये कहें कि नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस के ओर से बनाई गई है, जो अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे सीट की हिस्सेदारी को लेकर बात करेंगे, उस पर वो लोग टिप्पणी करते थे, साफ तौर से बचे। इसके अलावा जब हमने उनसे सवाल किया सलमान खुर्शीद से, साफ तौर से जिस तरह से हमने देखा आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी अपना एक लोकसभा में दिव्यांकर ये समझा जा सकता है कि इतना आसान काम नहीं है। जिस तरीके का फॉर्मूला सामने आ रहा है उसी फॉर्मूले पे टिकेंगे या इसमें कोई चेंज होगा, ये देखना होगा। तो देखिए, बिहार पर इंडिया गठबंधन ने बात कर ली है, क्या तय हुआ ये आना बाकी है। लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी उलझन है, बीएसपी को लेकर के ये उलझन है और यहीं से बड़ी खबर निकलती है। बड़ी खबर क्या है? खबर यह है कि मायावती इंडिया गठबंधन में जाएंगी या नहीं, ये फैसला वो 15 जनवरी को अपने बर्थडे पर करेंगे। जन्मदिन है उनका, उसी दिन गठबंधन में जाने या न जाने को लेकर के वो ऐलान कर सकती है। या तो वो पहले से सोच चुकी है कि जाना है या नहीं जाना है, बस ऐलान करना है, या फिर अभी भी थोड़ा वक्त लेना चाहती हैं 15 तारीख तक सोचने समझने के लिए। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। गठबंधन के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। इसी बीच आपको यह भी बताते चले, बीएसपी सांसद मलूक नागर ने भी प्रतिक्रिया दी है, जानकारी दी है, सुनिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, 13.5% वोट यूपी में बिल्कुल इंटैक्ट है और किसी प्रदेश में 9%, किसी में 7%, किसी में 4%, हर स्टेट में हमारे वोट हैं, तो वो सब जुड़ती चली जाएंगी अगर, तो हर प्रदेश की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कम से कम 60 सीट तो ये यूपी में जीतेंगे, जो सो कॉल्ड गठबंधन में अगर वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, और 50 सीटें पूरे देश में फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल चुनाव बिल्कुल बराबर की टक्कर पर आके खड़ा हो जाएगा। और कुमारी बहन मायावती जी अगर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो कोई चुनाव ही नहीं, एक तरफा चुनाव है पूरे देश में। तो देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है, आखिरकार हाथी को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन में किस तरफ हाथी को आगे बढ़ना है ये समझना मुश्किल हो रहा है। सीधा रुख करते हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी वीरेश पांडे का और उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेश, क्या 15 तारीख तक माने कि बस ऐलान करना बाकी है या अभी भी कुछ सोचने समझने के लिए वक्त लेना चाहती है मायावती? अंदर खाने क्या खबरें चल रही है? देखिए, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने बोला और उस पर आज मायावती का ट्वीट आया, इसके मायने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर है और इसका साफ साफ परिणाम सामने है। 15 से पहले ही आज बताया जा सकता है कि यूपी में बसपा का कोई गठबंधन इंडी गठबंधन से नहीं होगा। अगर बसपा का गठबंधन इंडी गठबंधन से नहीं होता है तो ये जो गठबंधन है जमीन पर उतना मजबूत
साबित नहीं होगा। सभी का कहना है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि अगर पूरे देश में देखा जाए तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ था वो डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसा गठबंधन पूरे राष्ट्र में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा सीटें पाई थी, उसके गठबंधन के लोगों ने पाया था, उसके बाद से ये गठबंधन टूट गया। अगर हम जमीन की बात वीरेश, और ये करें अब ये 15 तारीख तक का इंतजार तो करना ही होगा। बाकी पर्दे के पीछे जो चीजें चल रही है वो आपने रखी, आपका शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या की, राम मंदिर की, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रखें। बड़ी खबर यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की नई तस्वीर जारी कर दी। देखिए जरा, रामलला अपने तीनों भाइयों के साथ विराजित है। ये पिक्चर पोस्ट की है ट्रस्ट ने। रामलला सरकार अनुजों के सहित दिव्य दर्शन। ये देखिए आप, बैंगनी रंग का ये बैकग्राउंड, ये परिधान, और तीनों भाइयों के साथ रामलला की ये तस्वीर साझा की है ट्रस्ट ने। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अयोध्या। अयोध्या से अजातिका सिंह है, मेघा उपाध्याय है और मनोज्ञा लोईवाल है। मनोज्ञा का रुख करेंगे। आज तीनों भाइयों के साथ एक तस्वीर आ गई है मनोज्ञा, जो हम लोग अयोध्या में तो नहीं है लेकिन इंटरनेट पर देख रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है। जरा बताइए, तस्वीरों के साथ समझाइए। देखिए, जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, मैं उसे लाइव तस्वीरों में दिखा रही हूँ। मैं इस समय ठीक राम मंदिर के सामने हूँ। राम मंदिर की भव्य तैयारियां आपको दिख रही हैं, किस तरह से युद्ध स्तर पर ये काम हो रहा है। और एक के बाद एक, अभी कुछ दिन पहले जब राम मंदिर को खोला गया था, सबको अंदर बुलाया गया था, दिखाया गया था, तब से लेकर अभी तक पॉलिशिंग हो गई है। क्योंकि मंदिर में जब पॉलिशिंग का काम होता है या स्टोन क्लीनिंग का काम होता है तो उस समय किसी को भी परमिशन नहीं होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो। लेकिन अब ये काम हो चुका है और उसके बाद अगले कुछ दिनों में जनता के लिए खोलने की तो तैयारी है ही 23 तारीख के बाद से, लेकिन उसके पहले 22 तारीख की तैयारियों की अगर मैं भव्यता और दिव्यता के बारे में आपको बात करूं तो 24 घंटे इसी तरह से काम चल रहा है, दिन हो या रात हो। पहले क्लीनिंग का काम, फ्लोरिंग का काम, अंदर जो बड़े बड़े पत्थर, डेकोरेटिव पीसेस लगने थे, जैसे सिंह द्वार लगना है, जिसका मुहूर्त सोमवार को 3:22 पर गर्भगृह के द्वार का मुहूर्त निकला है। हर काम मुहूर्त से हो रहा है। 14 जनवरी तक संक्रांति के पहले जितना काम हो सके वो हो जाएगा और उसके बाद पूजन अर्चन का काम शुरू होगा। तो मंदिर में एक और पत्थर लगकर, दीवार लगकर, दरवाजे लगकर और उन पर सोने की प्लेटिंग होकर स्वर्ण जड़ित दरवाजे आपको दिखेंगे, 18 दरवाजे। तो उसके साथ इन पत्थरों की इमारत को, जिसे भक्ति से मंदिर कहते हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, और ये 18 दरवाजों को देखने के लिए सिर्फ एक कैमरा, एक लेंस काफी नहीं होगा। इसीलिए अवध को देखने और दिखाने के लिए हमारी 3 सहयोगी 3 कैमरे के लेंस से आपको हर एक एंगल दिखा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे अयोध्या की, रामलला के मंदिर के निर्माण कार्य की। सीधे वही चलेंगे, हमारी 2 सहयोगी मेघा और अजातिका मौजूद है। वो जहां मौजूद है वहां से रामलला के दर्शन या अवध दर्शन का कौन सा स्वरूप है ये हम समझते हैं। अजातिका, आपके पास आए, आप कहां खड़ी हैं और क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल स्नेहलता, इस वक्त जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ ये धर्मपथ की हैं और यहाँ पर तस्वीरों के साथ में आप तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। तमाम ऐसी जो आपको 8 वॉल्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी जो लगभग अपने फाइनल रूप में आ चुकी हैं। लेकिन इसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट वो बातें बताना ज़रूरी है, यानी कि आज की ब्रेकिंग यही थी कि भवन निर्माण समिति की बैठक हो रही थी। बैठक अब खत्म हो गई है। मेरे उस तरफ जो दाईं तरफ दिखने वाली सड़क है वो राम मंदिर से होती हुई लता चौक से गुजरकर यहाँ से निकलती है और लगातार वीआईपी गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है। बैठक खत्म हो चुकी है। अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं, जिसमें सबसे खास यही कि अब 4 द्वार जो हैं उनको मुख्य द्वार के रूप में देखा जाएगा जहां से एंट्री होगी लोगों की। और फिलहाल जब हम देख रहे थे कि फिलहाल सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा टाइट नहीं थी क्योंकि उद्घाटन अब तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रामलला के दर्शन करने वाले बिल्कुल, तो चाहे बात सिक्योरिटी की हो, चाहे स्ट्रैटेजी की, चाहे प्लानिंग की या एग्जीक्यूशन की, हर तरफ से देखा जा रहा है एक्शन और इस बदलते एक्शन पर हमारी निगाहें हैं। अजातिका, आपका शुक्रिया। तो अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेघा उपाध्याय हमारी सहयोगी अयोध्या में ही है। चलिए उन्हीं के पास चले और देखें कि आखिर जिस जगह पर वो मौजूद है वहां से राम मंदिर को लेकर के कैसी झलक आ रही है,
कैसी जानकारी उनके पास है। मेघा जरा बताएं और दिखाएं, जहां आप मौजूद है सबसे पहले वहां की तस्वीरें और जो डिटेल्स आपके पास है। यस नीलता, मैं लता चौक पर हूँ और यहाँ से राम मंदिर और राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो तस्वीरें हैं वो बड़ी खूबसूरत है। आप ज़रा मेरे विपरीत दिशा में देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है। वहाँ से आने का रास्ता तो है, लेकिन लता चौक से कोई इस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरा निर्माण कार्य आप देख सकते हैं, सड़क को बनाने का काम किया जा रहा है। और ये जो रास्ता मेरे सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल आगे यहाँ से कुछ मीटर के बाद राम मंदिर है, वो भव्य राम मंदिर जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। सिक्योरिटी बिल्कुल भी चौकन्नी है, यहाँ पर सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर ठीक सामने आप देखेंगे तो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, हनुमान जी यहाँ पर अपने कंधे पे प्रभु श्री राम को लेकर बैठे हैं। ये वो तस्वीर है जब हनुमान अपने कंधे पर श्री राम को लेकर के वो पूरे समुद्र को पार करते हैं और लंका पहुंचते हैं। तो यहाँ से जो तस्वीरें हैं वो बड़ी साफ है क्योंकि ये जो पूरा ये जो चौक है ये बड़ा अहम हो जाता है, ये पूरा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। इस वक्त अयोध्या में पूरे इलाके में सबसे ये आकर्षक का केंद्र है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, दूर दूर तक लोग पहुंच रहे हैं। और ठीक पीछे ये पूरा धर्मपथ और यहाँ से ठीक विपरीत है रामपथ जिसमें आगे जाकर आप पहुंचेंगे राम मंदिर। ऐसे ही पल पल की बदलती तस्वीरों पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। शुक्रिया आपका मेघा तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए पहली कार सेवा की कहानी, उमा भारती की जुबानी। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के साथ उमा भारती का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके सामने। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली उमा भारती जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक तौर पर तो कोई परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि राम जन्मभूमि में एक बार फिर तैयारियां पूरी हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उमा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तो एक बार फिर अयोध्या कूच की तैयारी पूरी हो गई है आपकी, कब आ रही हैं अयोध्या? अब तो अयोध्या की तरफ जाने के लिए कूच शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता। कूच शब्द का प्रयोग तब हुआ था जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि अयोध्या जो आएगा उसको गोलियों से भून दिया जाएगा, वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो अयोध्या जाना एक वीरता की बात थी। अब तो 6 दिसंबर को उन अज्ञात जिनके नाम नहीं मालूम उन कार सेवकों ने अपना शौर्य दिखाया, वो ढांचा गिरा दिया। उसके कारण पुरातत्व विभाग को खुदाई का अवसर मिल गया, प्रमाण मिल गए और जो कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के सामने जो प्रमाण गए उसके आधार पर शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा माहौल बनाया उस शिलान्यास के दिन कि पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों ने एकजुटता के साथ उस शिलान्यास को ससम्मान देखा। उसके बाद अयोध्या की एक विकास की यात्रा हुई। तो अब तो आनंद का एक उत्सव है वहाँ पर। और अद्भुत बात यह है कि हिंदू समाज अपने आनंद में भी उन्माद को नहीं आने देता है और अपने उल्लास में भी कहीं भी वो अहंकार को नहीं आने देता है। इसलिए अभी तो आनंद से और उल्लास से भर के अयोध्या के अंदर प्रवेश करना है। अब कूच करने का समय तो समाप्त हो गया। कूच तो किया था 2 बार। एक बार किया था बांदा की जेल से भाग करके, जब मैंने सिर मुंडन करवा के लड़का बन के गई थी, और दोबारा भी संयोग से मेरा सिर मुड़ा हुआ था क्योंकि मैं संन्यास की दीक्षा लेकर के पहुंची थी 6 दिसंबर को। तो वो कूच का समय था। अब तो आनंद से जाने का समय है। आप अपने आनंद की व्याख्या भी करें, ये बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रही हैं, और रामलला की मूर्ति को देखने के लिए आपके अंदर क्या भावनाएं हैं? मैं रामलला की मूर्ति को देख चुकी, क्योंकि जब भी मैं अयोध्या गई, मैं बहुत अयोध्या गई हूँ। मैं 12 साल की उम्र से अयोध्या गई। रामलला जब जेल के अंदर बंद थे, मतलब ढांचा था और रामलला अंदर बंद थे, मैंने तब भी उनको देखा था बाहर से। उसके बाद जब वो टपरे में बैठे रहे तब भी मैंने उसको देखा। और फिर शिलान्यास के बाद में भी मैं रामलला से कई बार मिलने के लिए गई, उनका दर्शन करने के लिए गई। मैंने रामलला को बार बार देखा है। अब रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। राम तो सबके प्राण हैं, वो असल में इस राष्ट्र के आत्मसम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि जो बाबरी ढांचा गिरा था वो हमारे मन में ये नहीं था कि हम किसी धार्मिक स्थान को गिरते हुए देख रहे हैं। हमारे मन में था कि हम इस राष्ट्र के अपमान को गिरता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि ढांचा बनाने के लिए तो बाबर के सेनापति मीर बकी को बहुत सारा मैदान वहाँ पड़ा था, वहाँ बना सकता था नमाज पढ़ने के लिए। अगर वहीं बनाया गया मंदिर को तोड़ के, तो वो इबादत गाह नहीं थी, वो हिंदुओं के अपमान का एक स्थान था। वो हमारी छाती में गड़ा हुआ एक शूल था और वो शूल को उखाड़ के फेंकना जरूरी था।
इसलिए रामलला को तो बहुत बार देखा है, और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तो राष्ट्रीय आत्मसम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है जो नरेंद्र मोदी जैसे महायोगी के द्वारा हो रही है। मैं उनको प्रधानमंत्री तो मानती ही हूँ, साथ में उनको एक महायोगी भी मानती हूँ। आप उन विशिष्ट अतिथियों में होंगी जो उसमें शिरकत करेंगी, आपके लिए ये कितना बड़ा मौका है? क्या कभी लगता था कि ये सपना भी पूरा होगा? क्योंकि जो मेहनत गई है और जिस आंदोलन में आपने जिस तरह से लगातार आपके जैसे कई लोगों ने मेहनत की है, उनके लिए पूरी तरह से स्वप्न आज साकार हो गया है क्या? अब मुझे तो राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से सूचना और निमंत्रण दोनों आ चुके, और ये कहा गया कि आपको तो 18 तारीख से पहुंचना है। तो मैं तो 18 तारीख से ही वहाँ पहुँच जाऊँगी और 22 तारीख तक मैं वहाँ पर रहूँगी। अब ये बात रही उस महोत्सव में भाग लेने की, तो हमारे लिए तो उस महोत्सव में भाग लेना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, भारत के ऊपर जो आरोप लगते रहे उसमें से लगते रहे कि इनमें जातिवाद है, जाति के आधार पर विभाजन है, भारत के लोगों में धर्म के आधार पर विभाजन है। लेकिन अयोध्या ने पूरे टाइम ये प्रमाणित किया, जब से प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2010 का आया कि बीच का स्थान रामलला का है, उसके बाद फिर आया जब 19 को कि ये फैसला आया 2019 में कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने की संभावना बन गई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जब उसके शिलान्यास समारोह में जो भागीदारी की, उस समय पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों ने जैसे एकजुटता, सम्मान और शांति और सौहार्द के साथ इस पूरे दृश्य को देखा। उसके बाद तो स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि अपने आप में पूरे विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ा है और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत के विकास के और ज़्यादा अवसर और दरवाजे खुले हैं। तो मुझे तो वहाँ पर रहना ही है, 22 तारीख को तो रहना, मैं तो उसके पहले से ही हूँ। लेकिन मैं उनको हमेशा याद करूँगी। मैं आपको बताऊँ, हमने कोई मेहनत नहीं की। नेता लोग तो भाषण करते ही हैं, उन्हें घूमने जाना ही होता है, वोट मांगने ही जाना होता है। लेकिन हम वोट मांगने नहीं गए थे अयोध्या। अयोध्या हमारे लिए वोट का विषय नहीं है। हम हार गए थे चारों राज्यों में 6 दिसंबर की घटना के बाद, लेकिन फिर भी जो हमारे 91 का और हमारे 96 के चुनाव का जो हमारा एजेंडा था, उसमें हमने राम मंदिर को रखा था। 98 के हमारे एजेंडा में भी राम मंदिर था। राम मंदिर हमारे लिए वोट का विषय नहीं था, इसलिए हम कभी भी राम मंदिर को लेकर के किसी भी प्रकार के असमंजस में नहीं रहे हैं। इसलिए मेहनत तो बहुत छोटा शब्द है ना, हम तो प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए अयोध्या की ओर बढ़े थे कि हम उस दिन अगर अयोध्या में मर गए तो हमारा देश, हमारे पूर्वज, हमारा वंश, हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारी जाति सब गौरव से भर उठेंगे। हम तो इस आत्मसम्मान के भाव से भर के अयोध्या जाते रहे हैं। उमा भारती जी, आपका आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश होगा? राम मंदिर बनने से विश्व स्तर पर या फिर भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश है? क्योंकि विपक्ष कई सवाल उठाता है इस पर, इसे कहता है कि बीजेपी राजनीति के तौर पे इस्तेमाल करती है, 2024 का चुनाव है तो राम मंदिर की याद ज्यादा आ रही है। राजनीति के तौर पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते तो हमारी पराजय हो चुकी थी 6 दिसंबर की घटना के बाद, और उत्तर प्रदेश में ही हो चुकी थी। 1 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हम वहाँ हार गए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। लेकिन फिर भी हमारे इलेक्शन जो मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ था 96 का, उसमें राम मंदिर था। 98 के मैनिफेस्टो में भी था। इसलिए इस बात को तो हमें निकाल ही देना चाहिए कि हमने कभी रामलला को वोट की राजनीति से किसी भी प्रकार से जोड़ा है। ऐसा कहना ही इन लोगों का ये सोचना है कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो गई है या लोग इस बात को भूल गए हैं, बल्कि उन लोगों के लिए ये राजनीति का एजेंडा हुआ है। अब वो राम की बात करने लगे हैं, अब वो गौ की बात करने लगे हैं, अब वो अयोध्या की बात करने लगे हैं। इसके पहले वो ये बात नहीं करते थे। इसके पहले उन्होंने इन बातों को विवादास्पद बना दिया था। इसलिए हमारे लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है और वोट का विषय नहीं, और हमें इसकी कोई सफाई नहीं देनी, इसका कोई जवाब नहीं देना। हमें इस पर गर्व है और हमें पता है कि पूरी दुनिया इस गर्व के अवसर को देख रही है। और जो आपने ये बात कही कि इसका लाभ क्या होगा, आत्मसम्मान जिस राष्ट्र का गिर चुका हो वो राष्ट्र प्रगति करता ही नहीं है। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो वो खड़ा नहीं हो सकता। इस देश की रीढ़ की हड्डी और आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा और गौरव का भाव बढ़ा है, और गौरव के भाव से बढ़ा हुआ व्यक्ति ही डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे बढ़ सकता है। विपक्ष की कई पार्टियों को न्योता गया है, सपा, बसपा, कांग्रेस असमंजस में है। अभी तक उन्होंने स्थिति क्लियर नहीं की है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? न्योता देना ये बड़प्पन की बात है कि न्यास ने सबको न्योता भेजा है। अब उनका आना, मैं किसी की राम भक्ति पर शंका नहीं कर सकती, क्योंकि राम भक्ति पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है कि हम ही राम भक्त हैं। राम भक्त सब हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं के घर में भी राम का फोटो देखा है। सपा और बसपा के जो अनुयायी हैं या कार्यकर्ता हैं उनको भी हमने राम भक्ति करते देखा है। हाँ, वो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं उनके नेता। तो राम भक्ति तो सबके अंदर है।
इसलिए अगर हम ये कहने लग जाएंगे कि राम कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी थे या हनुमान जी कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी थे, इसलिए सबको निमंत्रण दिया है और सबको पूरे सम्मान और अधिकार के साथ आना चाहिए। जब सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था उस समय पर सभी लोगों ने भागीदारी की थी, उस समय किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया था, आनंद के साथ सबने स्वीकार किया था। और अच्छी बात यह है कि उसी सोमनाथ से रथ यात्रा चली थी, जिसके आर्किटेक्ट स्वयं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी संगठन मंत्री की हैसियत से उन्हीं ने तो राम रथ यात्रा का प्रारंभ करवाया था, जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के चले थे। इसलिए हम भाजपाइयों को भी मन में ये नहीं रखना चाहिए कि हमारे अलावा कोई राम भक्त नहीं है। और उन विचारों को जो दूसरे दलों के लोग हैं जो डरे और सहमे हुए हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम राम भक्त हो जाएंगे, मैं उनको कहूँगी आप डरिए मत। राम भक्ति डरने की चीज़ नहीं है, आनंद और गर्व का विषय है। इसमें कोई आप राजनीतिक दृष्टिकोण से आप घबराइए मत, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिना डरे आप अयोध्या आइए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया ये मुद्दा आज भी जिंदा है और इस पर आज भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? जिन लोगों ने गिराया उन लोगों को तो हम भी खोज रहे हैं। इसलिए जब 2017 में सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया कि हम अपराधी हैं तो मैं तो भारी खुश हुई थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर एबीपी को याद हो तो, अपने घर में कि हाँ इससे तो, क्योंकि जो कुछ हुआ वो खुल्लम खुल्ला था, साजिश कुछ थी ही नहीं। साजिश तो तब करनी होती ना जब छुपा के कर रहे हो, जब खुल के कर रहे हैं तो काहे की साजिश। तो चलो हमें भी तो पता लग जाए कि इसके पीछे साजिश क्या थी। मैं तो उनको ओवैसी साहब को कहूँगी कि उनको तो इस दिशा में जाना चाहिए कि इसके परिणाम कितने अच्छे हैं, हिंदू मुसलमानों के संबंधों को कितनी मजबूती मिली है इस वजह से कि अयोध्या के फैसले से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रकार के तनाव का वातावरण नहीं बना और इस वातावरण को बनाए रखना चाहिए। और मैं उसको अपराध नहीं मानती हूँ। ढांचे का गिरना आकर अपराध था तो फिर उसी से तो पुरातत्व विभाग को खुदाई का मौका मिला, नहीं तो पुरातत्व विभाग की इतनी औकात थी क्या कि वो ढांचे को गिरा करके खुदाई कर सकता था उस स्थान की। जिनने ढांचा गिराया है वो अभिनंदन के योग हैं, हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं। हाँ, हम लोगों को ले गए थे वहाँ। मैं तो 12 साल की उम्र से आंदोलन में भागीदारी की हूँ और 2 बार ऐसा हो गया था जब मैं गोली से वहाँ मर सकती थी, मैं मरने के लिए तैयार थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बड़ी बात तो उनकी थी जो उन्होंने गिरा करके आज तक का रास्ता हमारा प्रशस्त कर दिया। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से उन सबको यहीं से प्रणाम करूँगी, उनका अभिनंदन करूँगी कि आप जो भी थे, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारे लिए परम पूज्य हैं, आपकी वजह से ही आज ये स्थितियाँ बन पाई हैं। और ओवैसी साहब को उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। आंदोलन करने वाली उमा भारती का राम भक्तों को क्या संदेश है? मेरा राम भक्तों को ये संदेश है कि अब हमें राम मंदिर से राम राज्य की ओर जाना है। मंदिर तो हमारे भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। आप सोचिए ना कि वहाँ कितनी सारी जगह थी, क्या मीर बकी और कहीं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बना सकता था? वहाँ बनाने का मतलब क्या था? मंदिर को तोड़ने का मतलब था हमें हमारी औकात बताना कि देखो हिंदुओं, तुम्हारी संख्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन ये है तुम्हारी औकात। इसलिए उस ढांचे को गिरा करके हमें भी तो अपनी औकात को वापस लाना था। तो ये तो अपने औकात की और आत्मसम्मान की लड़ाई थी, औकात को वापस लाने की लड़ाई थी। अब तो मेरा राम भक्तों को और जो भी राम भक्त लोगों की सरकारें हैं उन सबको यही अनुरोध है, भाजपा की सरकारें हैं, कि अब आप राम मंदिर से राम राज्य की ओर आ जाइए। राम राज्य की विशेषता ये थी कि वहाँ पर किसी के भी साथ अन्याय नहीं था और अमीर और गरीब में अंतर नहीं था। और इसलिए हम इस चीज़ को देखें कि अभावग्रस्त और सुविधा युक्त लोगों के बीच में दूरी ना हो। अब हमें राम मंदिर से राम राज्य की ओर बढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगी कि मोदी सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं, 10 में से कितने नंबर देंगी और क्यों? मैं मोदी जी को नंबर दूं, दुनिया में कोई भी मोदी जी को नंबर देने की हिम्मत करे इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मोदी जी को कोई नंबर नहीं दिए जा सकते, वो एक महापुरुष हैं और उनका अवतरण हुआ है एक विशेष कार्य के प्रयोजन के लिए, राष्ट्र को उसका आत्मसम्मान वापस करने के लिए। इसलिए मैं अपनी हैसियत इस देश में और दुनिया में किसी की भी हैसियत नहीं मानती हूँ कि मोदी जी को कोई नंबर देने की हिम्मत करे। वो बीजेपी के नंबर 1 के नेता हैं, वो इस देश के हर पार्टी के नंबर 1 के नेता हैं, वो इस दुनिया के नंबर 1 के नेता हैं। देखिए, ये थी उमा भारती जो बता रही थी कि आखिरकार वो कितनी उत्सुक हैं अयोध्या आने के लिए और तैयारियां भी पूरी हैं। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और गुजरात से बड़ी खबर है। गुजरात के नेत्रंग में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला सामने आया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो गुजरात दौरे पर है अरविंद केजरीवाल और उनका कहना यह है कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। कुछ हाइलाइट्स आपको सुनवाते हैं। बीजेपी आदिवासी समाज के खिलाफ है। बीजेपी आदिवासी समाज से नफरत करती है।
बीजेपी आदिवासी समाज से शुरू से उनके खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 साल से बीजेपी का राज है गुजरात में। आज यहाँ इतने आदिवासी गांवों से लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। 30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर कुछ। तो गुजरात से सुन रहे थे आप अरविंद केजरीवाल को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।